हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आपको पता है ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड हम आज कुछ थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी आपसे बात किया हुआ था कि हम आपको, जैसा कि ये बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था कि बुक से मैं अगर पढ़ाना चाहूँ आपको और एक डिटेल क्लास आपका लेना चाहूँ तो किस तरह से मैं क्लास ले सकता हूँ। तो आज उसका हम पहला डेमो करने वाले हैं कि किस तरह से क्लासेज हो सकते हैं। एंड आई नेवर डिड बिफोर इट, मैंने इससे पहले इस तरह से नहीं किया हुआ है, आपको इस तरह से नहीं पढ़ाया हुआ है। जो भी पढ़ाया हुआ है या तो ब्लैक बोर्ड पढ़ाया हुआ है या फिर डायरेक्टली आपको बुक दिखा करके पढ़ाया हुआ है जहां पर मैं नहीं दिख रहा हूं या थोड़ा सा कम चीजें समझ में आई होंगी। तो आज हम एक नया तरह से इंट्रोड्यूस करने वाले जिससे आप देखोगे, आप समझोगे, आप बताना मुझे कि कैसा आपको लगा। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, क्योंकि आप कुछ नया करते हो ना तो आप फीडबैक जानना चाहते हो कि क्या आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, क्या ये आपके लिए वैल्यूएबल है, क्या ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। सारी चीजें हम समझने वाले हैं एंड इसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करें। क्या आपके लिए ये लाइव की तरह क्लासेज में प्रोड्यूस की जाए या फिर आपके रिकॉर्डेड क्लासेज हो, शायद इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ नया करते हैं, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हो तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एंड आई एम रेडी फॉर इट। ओके, तो आपका इतना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया चीज़ों को बताने के लिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और स्टार्ट करते हैं अपने क्या चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हमें ये पढ़ना है, और ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक्स है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में है एंड आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। सो आप विदाउट डाउट आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो और ये चीज़ें समझ सकते हो। ओके, तो पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। एंड इसका अर्थ एंड क्षेत्र यानी कि मीनिंग एंड स्कोप, इन दोनों के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको समाजशास्त्र को समझना पड़ेगा। तो यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु अपने समाज और अपने स्वयं में काफी देर से इसने रुचि लेना आरंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफी बाद में हुआ। पिछली शताब्दी में ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला और इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। यानी कि कहना क्या चाहता है इस टॉपिक, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, अब इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट, ये समझाना क्या चाहता है। तो देखो, यद्यपि जो कह रहा है कि समाज, मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, लेकिन इसने लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी लोगों के बारे में जानना या अपने समाज के बारे में जानने के पीछे जो उसकी रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो बाद में आया। पहले उसने, जब वो पृथ्वी पर आया, उसने देखा यार मेरे आसपास क्या है, चीजें कौन कौन सी है मेरे पास, ये झरना क्यों है, ये पेड़ कैसे है, ये वनस्पतियां क्या है, ये पहाड़ क्या है। मतलब उसने अपने आसपास के प्राकृतिक, अपने वातावरण को जानना स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने आसपास के जो पेड़ पौधे, फल फ्रूट, जो भी चीजें उसको दिखी अपने आसपास, जो भौतिक रूप में दिखा, सबसे पहले उसने उस चीज को जानना स्टार्ट किया। और इसीलिए प्राकृतिक जो विज्ञान है, जो प्रकृति के बारे में जानते हैं, जो प्रकृति के बारे में नॉलेज रखते हैं, विज्ञान क्या है, बेसिकली एक क्रमबद्ध ज्ञान जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो प्रकृति के बारे में हमने सबसे पहले जानना स्टार्ट किया एंड बाद में हमने जब सब कुछ जान लिया, बाहर सारी चीजें हो गई एंड फिर भी हमें लगा यार कुछ बचा है, हमारे अंदर भी कुछ चीजें हैं। और फिर इसके बाद एक समाज किस तरह से डिजाइन होता है, इसके बारे में जानना स्टार्ट हुआ और यहीं से जन्म होता है सामाजिक विज्ञान का या समाज के बारे में जानने वाले विज्ञान का। एंड इसको जो जिस सब्जेक्ट के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र, ये सब्जेक्ट तो काफी बाद में आया कि हाँ हमें सोशियोलॉजी पढ़नी है। ये अभी बेसिकली आप बात करोगे पिछली शताब्दी में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए सब्जेक्ट। इससे पहले इसको एक जो है विज्ञान के अंतर्गत ही रखा गया था कि समाज के बारे में चलो जानते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए सबसे नए विज्ञानों के रूप में जाना जाता है, सबसे नवीनतम विज्ञान के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टीबी बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उस समाज एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने धीरे धीरे अपने बारे में जानना शुरू किया, अपने समाज के बारे में जानना शुरू किया कि क्या है समाज, कैसे हम रहते हैं, कैसे हमारे बिहेवियर्स हैं, इसके बारे में जानना शुरू किया। बोटोमोर इस पर क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि हजारों सालों से हम पृथ्वी पर रह रहे हैं,
पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने आप के बारे में, अपने समाज के बारे में जानना या समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना अभी पिछली शताब्दी से स्टार्ट किया, अभी एक शताब्दी भी नहीं हुई है पूरी तरह से, और हमने इतना सब कुछ अपने बारे में जानना स्टार्ट कर दिया है। आगे इस पर अपना विचार रखते हुए डॉन मर्टिनेट कहते हैं कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है। यानी कि अगर मनुष्य प्रकृति के रूप से देखा जाए तो प्रकृति के दर्शन को समझता है, मनुष्य प्रकृति के बारे में जानना चाहता है कि क्या है प्रकृति, क्यों है प्रकृति। अगर वो दार्शनिक है तो समाज में रहने की वजह से वो समाजशास्त्री भी है। समाज स्वभावतः उसको समाज के बारे में जानने की भी इच्छा उठेगी, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है उसका बिहेवियर है कि उसको समाज में ही रहना है, समाज के लोगों के साथ रहना है, हमारे समाज के अनुसार उसको अपना जीवन ढालना है, तो ये उसका एक सामाजिक बिहेवियर है। परंतु समाज में रहने वाले सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक संबंध में भागीदार बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्र नहीं बन जाता। यानी कि क्या कह रहा है कि व्यक्ति केवल समाज में रहने या उसकी जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी लेने से समाजशास्त्री नहीं बन जाता, बल्कि अतः इस बात की आवश्यकता यह है समझने की कि यह प्रयत्न किया जाए कि वास्तव में समाजशास्त्र आखिर है क्या, किस चीज की जानकारी लेकर के व्यक्ति समाजशास्त्री बनता है। तो समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान है ऑगस्ट काम्टे, उनको दिया जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया था। यानी कि समाजशास्त्र क्या है, बेसिकली समाज को समझने का, समाज को क्रमबद्ध तरीके से जानने का एक शास्त्र है, और इसी को विज्ञान कहते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, बेसिकली एक विज्ञान होता है। और इसको जन्म देने का श्रेय किसको जाता है, ऑगस्ट काम्टे, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1838 ईस्वी में इस नए विज्ञान को, एक नई जो कला है लोगों में, एक नई चीज को जानने की जो इच्छा प्रकट हुई, इसको उन्होंने नाम दिया क्या, समाजशास्त्र। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी कि इसी कारण ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड ऑगस्ट काम्टे इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में काम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफी योगदान है। यानी कि ऑगस्ट काम्टे के साथ साथ दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, इन सभी के जो विचार हैं, इन्होंने समाज को लेकर के अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, जिसके बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में आप बेसिकली, थर्ड ईयर में वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत जान सकेंगे। थर्ड ईयर में आप जब चाहोगे तो आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा ऑगस्ट काम्टे को लेकर के, दुर्खीम को लेकर के, मैक्स वेबर को लेकर के, जिस पर उन्होंने अपनी अपनी रिसर्चेज जो रखी हुई है, जो उनके सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि अगर आप बात करोगे दुर्खीम का सिद्धांत, तो दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है, काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप स्पेंसर की बात करोगे, स्पेंसर की सामाजिक एकता का सिद्धांत है, स्पेंसर के सामाजिक विकास का सिद्धांत है। क्या उन्होंने समाज को किस तरह से लेकर के उन्होंने डिफाइन किया, ये सारा कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। तो समाज के बारे में जानने में, समाज के बारे में समझने में इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सभी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, पूरा योगदान दिया, पूरी एक बुक का, एक नहीं कई सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं, एक चीज पर, एक टॉपिक पर इन्होंने बुक लिखा हुआ है। अगर स्पेंसर की आप बात करोगे, स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी लिखा है, जिस पर उन्होंने समाज के जो है उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, कि जैसे डार्विन ने जैविकीय उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ है कि जैविक इस तरह से विकास होता गया है जैविकों का, उसी तरह से स्पेंसर कहते हैं कि ये किसी तरह से समाज का भी उद्विकास होता गया है। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी इसमें छाप रखी है, अपनी अपनी एफर्ट लगाया, अपने मेहनत किया, तब जाकर के आज समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों में प्रकाश डालने पर गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आंदोलनों पर आधारित है। यानी कि गिन्सबर्ग इस पर क्या विचार रखते हैं, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के बारे में अगर उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए कि क्यों समाजशास्त्र उत्पत्ति हुई, इसको एक नए सब्जेक्ट के रूप में आने की क्या जरूरत थी,
जब समाज में अलग से सब्जेक्ट थे, आपका दर्शन शास्त्र था, आपके अध्यात्म को रिलेटेड लेकर के शास्त्र थे, तो समाजशास्त्र को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें जो समाजशास्त्र में है उसमें राजनीतिक दर्शन हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपके आसपास की चीज़ों का आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा कुछ आपका बिहेवियर हो गया। इन सभी चीज़ों को समेट करके एक विज्ञान का रूप दिया गया, जिसमें इन सभी विद्वानों ने इसको महत्वपूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले से फिगर आउट कर रहे थे कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें समाज में हो रही है, लेकिन उसको एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, एक समाज शास्त्र के रूप में अगस्ट काम्टे ने 1838 में इसको नाम दिया। एंड धीरे धीरे इस पर विकास करते हुए अलग अलग जो भी विद्वान, चाहे वो अगस्ट काम्टे रहे हो, चाहे दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर, इन सभी ने, और भी अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने इसमें अपना काम किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक दर्शन, इतिहास के विकास के जैविकीय सिद्धांत और सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों का योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति उन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधारों को ढूंढा गया है। क्या कह रहा है इसमें कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में अगर हम डिटेल में समझना चाहें, जानना चाहें कि क्यों समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, तो उसमें राजनीतिक दर्शन, इतिहास, हमारे व्यवहार, हमारे जैविकीय सिद्धांत की किस तरह से जीवन बढ़ा, जीवन में लोग कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, समाज किस तरह से बनता गया, समाज को लेकर के क्या क्या सिद्धांत है, किस तरह से उसके प्रकारों में चेंजेज आए, उसकी संरचना में चेंजेज आए, समाज किस तरह से समता से विषमता की तरफ बढ़ता चला गया, सरलता से जो है विशिष्टता की तरफ बढ़ता चला गया, निश्चित से अनिश्चितता की तरफ बढ़ता हुआ चला गया, कैसे क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल अध्ययन करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना ही समाजशास्त्र कहलाता है। और समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन चीज़ों को समझते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक पेज पर हमारा ऑलरेडी कितना मिनट हो चुका है? ऑलरेडी 10+ मिनट्स हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, वी विल डू इट एंड पढ़ेंगे। अब समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करें, क्योंकि समाजशास्त्र के बारे में अगर हमें समझना है तो इसके अर्थ को हमने अभी तक समाजशास्त्र का ओवरव्यू देखा है कि आखिर होता क्या, समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई है, क्या हुआ है, किसने इसमें योगदान दिया है। लेकिन अब जानते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। देखो, शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें कि डेफिनेशन, अगर हम शब्दों में बात करें, आपको जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा होगा चीज़ें, जिससे कि आप अच्छे समझ में आओगे। एंड बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं, सर मुझे नोट्स बनाने हैं, मेरे लिए नोट्स तैयार करके दो। देखो दोस्त, अगर मैं आपके लिए नोट्स तैयार करने बैठ जाऊँगा कि मैं आपके लिए पूरा नोट लिखूँ तो आपको पता है अगर मैं 10 पन्ने भी लिखने बैठ गया तो मेरे 4-5 घंटे चले जाएंगे। एंड दैट्स नॉट ओके, क्योंकि 4-5 घंटे के अगर मैं यूज करूँगा तो आपके 4-5 चैप्टर्स क्लियर हो सकते हैं। एंड 4-5 अलग अलग तरीके के जो मेरे काम हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप इसे देख रहे हो ना, एक बार इस चैनल को ओपन करो। आप फीचर्ड चैनल में जाकर के देखो, मेरे अरशद खान ऑफिशियल हो गया, BA के बाद वाला चैनल हो गया, आप शॉर्ट्स के चैनल देख सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेरे साइकोलॉजी के चैनल्स देख सकते हो। तो बहुत कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से अपने आप को अलग अलग लाइफ में डायमेंशंस दे रहा हूँ। तो टाइम नहीं है उतना कि मैं आपके लिए PDF तैयार कर सकूं, या इस तरह से जितना भी मैं कोशिश कर सकता हूं, हो सकता है मैं इसके भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूं, तो एक बार चेक कर लेना जरूर जाकर। हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अदरवाइज आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलो, शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम ये पाते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। देखो, ऑलरेडी आपने इस पर पढ़ा होगा, आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, जहां से आप अगर पढ़ करके इसको, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, देन आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, या दूसरा जो भी आपको सब्जेक्ट्स आप मतलब इसको पढ़ रहे हैं, इसको अलग अलग बुक्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने जस्ट इसको पढ़ा और मेमोराइज कर लिया, आपने समझ लिया इस चीज को, फिर आपकी बल्ले बल्ले। ओके, तो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, एंड दूसरा शब्द है इसमें लोगोस, जो कि ग्रीक भाषा शब्द है। जिसमें सोशियस का जो अर्थ होता है ना, वो होता है समाज, और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र। तो इस तरह से दोनों मिलकर के समाज का शास्त्र बन गया, इससे एक समाज शास्त्र का निर्माण होता है। ओके, जॉन स्टुअर्ट इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी, आप स्पेलिंग देख पा रहे हैं, ATHOLOGY, इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था जॉन स्टुअर्ट। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का जो है सुझाव किसने दिया था, या जॉन स्टुअर्ट ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस वर्ड का यूज करने का सुझाव दिया था। ऑप्शंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये चीजें समझनी है। जॉन स्टुअर्ट ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का यूज करने का उपयोग दिया था,
और कहा था कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। क्या है? तो अलग अलग भाषा, एक ग्रीक भाषा है, एक लैटिन भाषा है, दो भाषाओं की अवैध संतान, दो लोगों से मिलकर के बना हुआ, दो लोगों से पैदा होगा जो व्यक्ति, वो अवैध माना जाएगा ना। तो अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिलकर इस सुझाव को नहीं माना। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान माना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने पेपर उठा करके देखा होगा तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो किसने माना है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ओके, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, मैक्सिमम विद्वानों ने इसको हटा दिया एंड इसके सुझाव को ज्यादा डीपली नहीं लिया गया, ये चीज पर ज्यादा विचार नहीं किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी रखा। अपनी पुस्तक इन्होंने लिखा, इसका नाम रखा, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। एंड आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी ने समाज में क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और सोशियोलॉजी शब्द की जो उपयुक्तता है उसके संबंध में इन्होंने लिखा कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्पष्टतः यह है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान। यानी कि अगर हम इसका शाब्दिक रूप से अच्छे तरीके से अध्ययन करें तो इसका अध्ययन क्या होगा कि सामाजिक संबंधों का, जो समाज में हमारा संबंध है उसका हम व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकें, वो कहलाएगा आपका समाजशास्त्र। ओके, आगे देखते हैं। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है आखिर यह समाजशास्त्र, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों में हमें थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि जिस विद्वान को आप देखोगे, क्योंकि हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग है, हर किसी का अपना बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की अपनी सोच अलग है, तो इस क्षेत्र को लेकर के जब समाजशास्त्र को डिफाइन करना हुआ तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, तो इसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इतना आशय है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जितने भी मैक्सिमम समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? समाज का विज्ञान मानते हैं, कि समाज का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, समाज के बारे में वैज्ञानिक तरीके से हम जान सकें। वैज्ञानिक तरीका मतलब क्या? कि किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से जान सकें, जिसमें हम अलग तरीका ना ढूंढे, जो है जो रियलिटी है उस रियलिटी को हम देख सकें। ये कहलाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार रखे हैं कि क्या है समाजशास्त्र। किसी विद्वान ने पहले बता दिया, उस पर अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो उस पर अलग जो विद्वान आते हैं, दूसरे विद्वान आते हैं, वो उस पर अपना राय रखते हैं ताकि वो चीज़ और क्लियरिफाई हो सके। तो समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। उनके द्वारा दी गई परिभाषाओं की, जो समाजशास्त्र की परिभाषाएं हैं, उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो विद्वानों ने समाजशास्त्र को लेकर के परिभाषाएं दी हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वो 4 भाग कौन है, 4 पार्ट कौन है? उसमें सबसे पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। पहला पार्ट क्या है? समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। सेकंड थिंग है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। पहला है समाज का अध्ययन कर लिया। दूसरी चीज कि समाज में जो लोग हैं उनके बीच में क्या संबंध है उनको समझना, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको समझना। तीसरी चीज है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, मतलब पूरे एक समूह को अध्ययन करना है कि ये जो समूह है इसकी क्या विशेषताएं हैं, या ये जो समूह है इसकी क्या नॉलेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज समझना हो गया। एंड फोर्थ है समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं के अध्ययन के संबंध में, कि समाज में क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन सा रीजन है, कौन सा लॉजिक है, मतलब क्रियाओं के बारे में जानना। ये 4 चीजें, ये 4 फैक्टर्स को लेकर के समाजशास्त्र को डिफाइन किया है अलग अलग विद्वानों ने। तो समाजशास्त्र को समाज के रूप में, समाज के अध्ययन के रूप में डिफाइन करते हुए क्या लिखा हुआ है? तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में डिफाइन करते हुए किन विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है? तो इस पर अपनी राय रखते हैं गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करें। गला बैठ जाता है ज्यादा रफ्तार में बोलने पर, तो चीजें समझो। तो इसमें इन सभी विद्वानों ने क्या किया है कि इन्होंने समाज को पूरा एक इकाई के रूप में समझा है कि पूरा समाज क्या है, एक इकाई है, और उसका अध्ययन कर लिया है। तो वो कहलाएगा समाज शास्त्र का समाज के अध्ययन के रूप में अध्ययन करना। इसी में जो हमने अलग अलग विद्वानों के नाम रखे हैं ना, गिडिंग्स, समनर और वार्ड, तो इस पर अपना विचार रखते हुए वार्ड महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है।
वार्ड महोदय क्या कहते हैं, समाजशास्त्र जो है वो क्या है, समाज का विज्ञान है। इसी पर अपना विचार रखते हुए गिडिंग्स महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने ही अन्यत्र मतलब गिडिंग्स ने ही दूसरे जगह पर लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन की व्याख्या है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज के बारे में अध्ययन करता है, समाज के बारे में जानकारी देता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। परंतु यहाँ एक स्वाभाविक क्वेश्चन ये उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है? क्या वो मानव समाज का अध्ययन करता है या पशु समाज का अध्ययन करता है या दोनों का करता है? तो देखो, ये सभी परिभाषाएं हमने देख ली, हमने वार्ड की परिभाषाएं देख ली, हमने गिडिंग्स की परिभाषाएं देख ली, हमने ओडम की परिभाषाएं देख ली। तो इससे स्पष्ट होता है कि हाँ, जो समाजशास्त्र है वो समाज के बारे में अध्ययन करता है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर मेनली उठता है कि क्या ये मानव समाज का अध्ययन करता है या पशु समाज का अध्ययन करता है? शायद दोनों का अध्ययन करता है, शायद दोनों के बीच में रिलेशन का अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है। तो ये चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। क्या समझना है दोस्त, कि अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव समाज का अध्ययन किया जाएगा। जी डंकन मिचेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों यानी कि जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसका विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शास्त्र है। विचार रखते हुए इस पर अपना कौन कहता है? डंकन मिचेल। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का, जो उसको स्ट्रक्चरल, किस तरह से समाज का स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का विवरणात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन करता है कि कैसा है, कैसा उनका समाज है, कैसे व्यवस्थित है, कैसा उसका क्रम है, इन सभी चीजों को समझते हैं। एंड ये हमारा था पहला, जिसमें हमने पहली पार्ट में बताया हुआ था ना कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा क्या था? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के रूप में अध्ययन करने में भी विद्वानों ने अपनी राय रखी है। जहां कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहीं कुछ अन्य ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया है। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने कहा है कि ये केवल समाज का अध्ययन नहीं है, बल्कि समाज में जो लोग रहते हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, एक दूसरे से संबंध क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, उनके बिहेवियर किस तरह से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, ये चीज का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों में के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। यानी कि समाज के बारे में अगर आपको जानना है या समाज के संबंधों के बारे में जानना है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। चीजें मतलब एक चीज पर ही आकर के टिक जाती है, वो क्या है? समाज। अब समाज को आप अगर समझने जा रहे हो तो अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है तो आप समाज के व्यवहारों को भी देखोगे ना। आप ऐसे ही समाज को तो नहीं जान पाओगे। समाज में जो लोग हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके संबंध क्या है, ये चीज जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहा है, इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्याख्या कोई समाज के नाम से पुकारा गया है। यानी कि समाज का जो संबंध है उनके बारे में अगर आप जान गए, उनके बारे में अगर आप व्यवस्थित कर सकते हैं, उनके बारे में अगर आप समझा सकते हैं, वही तो सामाजिक विज्ञान आपका कहलाएगा। ओके, तो इन चीजों को, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विज्ञान के रूप में रख करके विद्वानों ने अपनी राय रखी है। तो इस पर अपना विचार रखते हुए मैकाइबर एंड पेज कहते हैं, मैकाइबर एंड पेज इस पर अपना विचार रखते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और मैकाइबर एंड पेज ने ही दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यानी कि मैकाइबर एंड पेज क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है, और ये संबंधों का एक जाल है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे एक जाल होता है ना, कई सारे कनेक्शंस उसके रहते हैं जिससे जुड़ करके वो उसको एक मजबूती मिलती है। तो इन्होंने कहा है कि समाज भी क्या है? वो संबंधों का एक जाल है जिससे एक समाज बनता है, एक समूह बनता है। एक समूह मिलकर के कैसे रह सकता है? जब उनके बीच में उनके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग रह सके, वो रिलेशंस अच्छे बन सके, तो वो समाज में एक अच्छे तरीके से जी सकता है, एक समाज में अच्छे तरीके से रह सकता है, अगर उसके रिलेशंस अच्छे हैं तो इसी तरह ये कहते हैं समाजशास्त्र जो है वो क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। और दूसरी जगह पर उन्होंने कहा है कि सामाजिक जो संबंध है यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अगर आप समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में डिटेल जानने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में आपको ना समाज के संबंधों के बारे में पढ़ना है कि मनुष्य का जंतु के से क्या संबंध है, मनुष्य का प्रकृति के से क्या संबंध है, मनुष्य के व्यवहारों में एक दूसरे से क्या संबंध है, यही चीज आपको सामने आएगी। इसी पर अपना विचार रखते हुए सामाजिक संबंधों के रूप में समाजशास्त्र को जानने के पे अपना विचार रखते हुए क्यूबर कहते हैं, JF क्यूबर, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों यानी कि ह्यूमन रिलेशंस के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है।
क्या कहते हैं क्यूबर, कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। जो समाजशास्त्र है वह मनुष्य के व्यवहार का एक वैज्ञानिक ज्ञान है। मनुष्य के व्यवहार के बारे में हम अच्छे तरीके से समझ सकें, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन कर सकें। वैज्ञानिक तरीके से कैसे अध्ययन करते हैं, मतलब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकें, वही कहलाएगा समाजशास्त्र। इसी पर अपना विचार रखते हुए मैक्स वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं मैक्स वेबर, कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन है। यानी कि मैक्स वेबर क्या कर रहे हैं, सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन है समाजशास्त्र। यानी कि हमारा क्या संबंध है और उसमें हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, इसके बारे में समझना, इसके बारे में जानना, इसके बारे में डिक्लेयर करना, यही कहलाएगा समाजशास्त्र। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए बानवीज कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में अगर हमें जानना हो, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करना हो, तो सामाजिक संबंधों का जो ये जाल है, यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहलाएगी। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हुए आर्नोल्ड एम रोज कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, मानव संबंधों का विज्ञान है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है जो समाज के बीच में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उसका व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। यानी कि सामाजिक संबंध जो है, इनका जो ये पूरा जाल है, उसी को मिलाकर के एक समाज बनता है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता यानी कि म्यूचुअल अवेयरनेस और संपर्क यानी कि कांटेक्ट के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि बहुत सारे संबंध मनुष्य के होते हैं जिनको गिनना भी शायद पॉसिबल ना हो, मनुष्य किस किस तरह से किस किस से जुड़ा हुआ है कि शायद हम गिन भी ना पाए, लेकिन मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो बनता है वो समाज कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। और ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि क्या कह रहा है इसमें, क्या हमने समझा कि मनुष्य जो है वो कई सारे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो कई सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ, कई सारे संस्थाओं के माध्यम से जुड़ा होगा, समाज में अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग उस बिहेवियर के माध्यम से जुड़ा होगा। तो जिस भी तरह से समाज इन सामाजिक संबंधों के जाल के माध्यम से एक जुड़ा हुआ है, इसी जुड़े हुए भाग को, इस जुड़े हुए समूह को ही हम समाज कहते हैं। और समाज और इस सामाजिक संबंधों का जाल, इसी का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। किसका अध्ययन, समाज का। और समाज एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन मेंटेन किए हुए, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो इस तरह से हमने दो पार्ट्स में जाना समाजशास्त्र को। किसमें, समाजशास्त्र एक समाज के रूप में, समाज मतलब समाज के अध्ययन के रूप में, और दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा चीज हम जानेंगे समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। इससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, गला बैठ गया। कि आप भी चाहो तो पी सकते हो। तो तीसरी चीज के बारे में बात करें तो समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपनी राय रखी है, जैसे कि नोब्स हो गए, हाइन हो गए, फ्लेमन हो गए। नोब्स, हाइन और फ्लेमन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इनका क्या कहना है, नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समूह में लोगों के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये जब एक समूह के रूप में अध्ययन करते हैं कि मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। एक समूह है ना, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी लोग हैं एक समूह में, उन पूरे समूह का अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर लें तो ये भी तो समाजशास्त्र कहलाएगा। तो इससे तात्पर्य क्या है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर देखता है जो संगठित समुदायों में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। यानी कि अगर हम समाजशास्त्र के बारे में समझना चाहें तो समाजशास्त्र क्या है कि एक समाज है, एक समूह है, उसमें जिस तरह से संगठित होकर के लोग रहते हैं, एक जुड़ करके रहते हैं, उसके बारे में अगर हम क्रमबद्ध तरीके से जान लें तो वही समाजशास्त्र कहलाएगा। क्योंकि जो सामाजिक संबंध बनेंगे एक समूह के बीच में, क्योंकि समूह अगर बना है तो सामाजिक संबंधों पर ही तो डिपेंड होगा। तो इसके बारे में अगर हमने अध्ययन कर लिया, समूह के बारे में अच्छे से जान लिया, तो सामाजिक संबंध भी हम जान लेंगे। मतलब घुमा फिरा करके जो कहने का अर्थ है सभी का, जिस भी तरीके से समाजशास्त्र को हम समझ सकते हैं, उसमें सब कुछ क्या आएगा, समाज और सामाजिक संबंध, वो समाज समूह के रूप में रहेगा, समाज सोसाइटी के रूप में रहेगा। ये सारी चीजें आती हैं इस चीज में। इसी पर अपना विचार रखते हुए जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है, और इन्होंने ही आगे कहा हुआ है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है।
तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। एक समूह है, उसके बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाओं का अध्ययन कर लिया, उसके संबंधों का अध्ययन कर लिया, पूरे समूह का अध्ययन कर लिया, वही समाजशास्त्र कहलाएगा। एंड जो फोर्थ टाइप है जिसके अनुसार समाजशास्त्र को डिफाइन किया गया है, वो चौथा है आपका समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। यानी कि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो सामाजिक अंतःक्रियाओं को समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानते हैं। ये मानते हैं कि जब समाज है ना, ये संबंधों से ही नहीं बना हुआ है, इसके बनने के पीछे जो है इसके अंतःक्रियाएं भी हैं, यानी कि इनके काम भी हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से मतलब उनके एक्शंस हैं, उनके जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से, जो काम अगर आप कर रहे हैं, एक कम्युनिटी होती है जो एक काम कर रही होती है तो उनमें कहीं ना कहीं एक लिंक दिखाई देता है। तो काम के माध्यम से भी लिंक होता है। जैसे कि आप इस समय अगर समाज में रह रहे हो एंड हो सकता है आप किसी अलग रिलीजन से रहते हो, आप किसी अलग कास्ट से रहते हो, आप किसी अलग वर्ग से, अलग तरीके से रहते हो, अलग भाषा के बोलने वाले हो, लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हो, आप भी वही सेम काम कर रहे हो, मान लिया आप एक आईटी इंजीनियर हो, सामने वाला दूसरे रिलीजन का वो भी आईटी इंजीनियर है, तो आपके बीच में बनने का या आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाओगे जो शायद एक बेहतर समाज हो सके। क्यों? क्योंकि आप भी उसी से रिलेट कर रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो और सामने वाला भी वही काम कर रहा है। तो इसी को जो है विषय वस्तु मान करके समाज शास्त्रियों ने कहा है अंतःक्रियाओं के अध्ययन पे भी समाजशास्त्र को एक जगह दी जा सकती है, समाज को समझा जा सकता है। इसी पर समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर का जो विज्ञान है, सामाजिक अंतर संबंध है, उसका विज्ञान माना गया। तो इसी पर अपना विचार रखते हुए ग्लिन एंड ग्लिन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि ग्लिन एंड ग्लिन क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र को अगर आपको समझना है ना, तो व्यक्ति जब एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता है तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है, जो उसके काम होते हैं, जो उसका बिहेवियर होता है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे से चीजें सीखना, ये कहलाता है समाजशास्त्र और ये समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए ग्लिन एंड ग्लिन के बाद गिन्सबर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन्होंने सबको क्या कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया कि अंतःक्रियाएं, अंतः संबंध, इन सभी का क्या है, इनको एक कंडीशनिंग कर दिया जाए, एक कंडीशन के रूप में रख दिया जाए, तो उसी को कहेंगे हम समाजशास्त्र। इसी पर अपना विचार रखते हुए जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतः स्वरूपों का विज्ञान है। अंतः किस तरह से कहते हैं, तो इस तरह से इन परिभाषाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं का विद्वान है। और कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से अपने अपने भाषा में परिभाषित किया हुआ है, जो उन्होंने मेन रूप से परिभाषित किया। इस तरह से हमने समाजशास्त्र को देखा, 4 भागों में समाजशास्त्र बटा हुआ है। अब अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से अपनी मेनली परिभाषाएं दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। यानी कि मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराता है। यानी कि इनके अनुसार सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। यानी कि समाज किस तरह से काम करता है, उसके एक्शंस क्या है, उसको समझे बिना हम समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते, उसकी विषय वस्तु को हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि जहां समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहां सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। यानी जहां पर अगर समाजशास्त्र को समझना है तो उसके लिए सामाजिक संबंधों को समझना पड़ेगा, उस जाल को समझना पड़ेगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझना पड़ेगा। तो मतलब अगर ये दोनों मेन फैक्टर है किसी समाज को जानने का, समाजशास्त्र का अगर ये मेन फैक्टर है, तो इसको समझे बिना तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इनको समझना पड़ेगा। तो स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। यानी कि जो अंतःक्रियाएं हमारे अंदर बनती हैं वो भी सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही बनती हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के अध्ययन को टालकाट पार्सन्स ने भी काफी महत्व दिया है। यानी कि इस पर अपना विचार रखते हुए टालकाट पार्सन्स ने भी लिखा हुआ है और उन्होंने भी काफी महत्व दिया हुआ है। इनकी मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, समाज और सामाजिक व्यवस्था को क्रिया की धारणा से समझा जा सकता है। यानी काम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चीजें क्या है, कैसी है और किस लेवल पर है। ओके, इसी पर अपना विचार रखते हुए सोरोकिन कहते हैं
कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतःक्रियाओं का सामान्य विज्ञान है। आपने अन्यत्र मतलब इन्होंने ही, सोरोकिन ने एक दूसरे जगह पर बताया है कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो आवर्तक हो, जो रिकरेंट हो, अस्थायी और सार्वभौमिक हो। यानी कि कहने का अर्थ है, सोरोकिन क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन करता हो जो कंसिस्टेंट हो, जो कंस्टेंट बना रहे, जो हमेशा स्थिर रहे, उसका अध्ययन करता है। यानी कि जो बदल ना रहा हो, जो एक एक पॉइंट पर चेंज ना हो रहा हो, उसके बारे में अध्ययन करना है। और प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित हो, किंतु फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान इसका विशेष रूप से अध्ययन नहीं करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र क्या है, अलग अलग तरीके से उसको हमने डिफाइन किया। तो आपने व्यापक रूप से समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि अगर हम इन सभी को एक साथ मिक्स करके देखें कि क्या है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी व्यू क्या रखी हुई है, तो इन सभी को हम अगर एक साथ मिला करके देखें तो समाजशास्त्र क्या है, वो सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है कि समाज किस तरह से होना चाहिए, समाज किस तरह से रहना चाहिए, उसका क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी कि अगर समाजशास्त्र को समझना है तो सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसमें आपको सामाजिक प्रक्रियाएं मिलेंगी, सामाजिक संबंध मिलेगा, सामाजिक नियंत्रण मिलेगा, सामाजिक परिवर्तन मिलेगा, सामाजिक संस्थाएं मिलेंगी और इससे संबंधित प्रभाव और परिस्थितियां भी हमें देखने को मिलेंगी। यानी इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना है। एंड ये आगे चल करके आपके लिए इसी में एक एक पूरे चैप्टर बनने वाले हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, इससे संबंधित प्रभाव और परिस्थितियां हो। अन्य शब्दों में बात करें तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन पर हम कह सकते हैं, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें और 4 लाइनों में कहना चाहें तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई है। समाजशास्त्र क्या है, संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई है और इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्यों पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया। यानी कि अगर हमें इस समाज को समझना है, समाजशास्त्र को समझना है, तो सामाजिक संबंधों के जाल को समझना होगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हमें समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपकी अंतःक्रियाएं डिफाइन होती हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के अध्ययन पर समाजशास्त्र जोर देता है और इसका ही हम अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ हमने समझा कि समाजशास्त्र आखिर है क्या, इसका अर्थ हमने समझा। ये पहला टॉपिक था हमारा जो पहला टॉपिक था जो हमने इसमें डिफाइन किया हुआ था। एंड वीडियो ऑलरेडी आपकी 30 मिनट प्लस हो चुकी है, ऑलरेडी 35 मिनट प्लस हो चुका है। एंड लगातार बोलने से थोड़ा सा गला भी मतलब सूख जाता है। तो आई होप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पोर्शन, यानी कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में इसके आगे के पोर्शन में आपको अगली वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको भी बताना कि इस तरह से कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा है जहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ सकें, एक चीज़ें आपको दिख भी रही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कई बार आप लोगों के कंप्लेंट रहते हैं बोर्ड पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पसंद आए तो बताना, अगर आपके कोई सजेशन है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं उस तरीके से भी आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि इसमें किस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए या क्या चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, क्या ये बेटर है। जैसा भी हो आप जरूर कमेंट करके बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ये भी बताना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। एंड ये मुझे बता देना कि इसको मैं लाइव सेशन के रूप में, यानी कि शेड्यूल जैसे प्रीमियर होता है वीडियो उस तरह से रखूं या इस वीडियो के माध्यम से इसको आपके सामने लाऊं, कैसा लाऊं, जेन्युइन रिगार्डेड वीडियो या प्रीमियर वीडियो के रूप में, बताना जरूर कमेंट करके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।